जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ओबीसी कम्युनिटी के बहुत सारे लीडरान हैं, बहुत सारे जो नेता हैं, क्या वो अपनी पार्टियों में अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए वाकई फाइट आउट कर पाते हैं? अभी 2-3 बिल आने वाले हैं। एक परिसीमन बिल आ रहा है, एक महिला आरक्षण बिल आ रहा है, उसी में चिपका हुआ क्या पार्लियामेंट में बहुत सारे जो ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां हैं और बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, अभी इन्हीं 2 बिल पर समझ में आ जाएगा कि जो बोलता है और जो करता है उसमें कितना गैप है, ह्यूज गैप। और साउथ से लेकर नॉर्थ तक सबका हाल यही है। इसलिए देखिए, आपकी जो या हमारी जो दुर्दशा है भारत के बहुत बड़े पैमाने पर, भारत की बहुत बड़ी जो आबादी है उसका, वो आपके नेताओं के कारण है। बुरा मत मानिएगा, और मानना भी बुरा हो तो क्या कर लेंगे, हमारा तो बहुत बिगड़ा हुआ है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम तो बोलने के लिए ही और लिखने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें तो नेता बनना नहीं है, न तो एमपी बनना है, न एमएलए, न तो कुछ भी। तो मेरा बस ये कहना है कि इस देश में, जैसा मैं पहले भी कहा था इसी मंच से, कि इस देश में एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित आदिवासी को एफर्मेटिव एक्शन दिलाया। और भी बहुत बड़े काम कर सकते थे अगर कांग्रेस की जो एक खास लॉबी थी वो यूनाइट न हो गई होती उनके खिलाफ, और भी बहुत सारे कर सकते थे वो। ओबीसी कम्युनिटी के लिए भी रिजर्वेशन की जो जमीन तैयार की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की, एवरीबडी नो। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि आर्टिकल 340 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया वो बाबा साहब के कारण और 2 और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे उनके कारण आया। उसमें एक केशव जेधे और एक और 2-3 लोग थे, मैं उनका नाम भी आपको बता सकता हूँ। लेट मी मेंशन देयर नेम्स, या क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनका नाम भूल जाते हैं लोग। केशव राव जेधे, और इसके अलावा भी पंजाब राव देशमुख, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑनरेबल मेंबर्स थे। ये तमाम लोगों ने मिलकर, बाबा साहब तो थे ही, बाबा साहब तो इंजन थे, और आर्टिकल 340 की इस तरह से ज़मीन बनी। काका कालेलकर आयोग जब बना तो सारा मटियामेट हो गया। सिवाय एक अच्छा काम करने के अलावा काका कालेलकर आयोग ने कुछ भी नहीं किया। और वो एक अच्छा काम था कि जातिवार जनगणना कराने का रिकमेंडेशन कमीशन की रिपोर्ट में आ गया। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले व्यक्ति और इक्का दुक्का और लोग, अगर वो इतना बड़ा काम कर सकते थे, तो इस समय भारत में ओबीसी कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के कितने एमपी हैं, कितने एमएलएज हैं, कितने एमएलसीज हैं, कितने मिनिस्टर हैं। तो अच्छा काम करने के लिए सिर्फ नेता नहीं, संत बनना पड़ता है। संत का मतलब यह है जिसका कोई निजी स्वार्थ न हो, जो कहता हो और जो करता हो उसमें बुनियादी फर्क न हो। अगर ऐसा काम करने के लिए आप तैयार हैं तो मैं समझता हूं कि 5000 लोगों की जरूरत नहीं है, 500 लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन ऐसे होना चाहिए। तो आज देश की जो राजनीति है, खासकर दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी में नेताओं की जरूरत ज़्यादा नहीं है। आप रिजर्वेशन करा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन मैं कहता हूं कि इस कम्युनिटी से 5 बड़े संतों की ज़रूरत है, ज्योतिबा फुले की तरह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, नारायण गुरु की तरह, अयंकली की तरह। अगर इस तरह के लोग आ जाएं तो चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन ये ऐसा होगा कैसे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। बाकी जातिवार जनगणना पर एक बात कहकर बात खत्म करूंगा कि बहुत बड़ी साजिश फिर चल रही है। जो पहले जातिवार जनगणना कराने का दावा किया गया था कांग्रेस रिजीम में, वो बिल्कुल फर्जी था। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। वो जातिवार जनगणना का हिस्सा नहीं था, वो जनगणना का हिस्सा ही नहीं था, वो एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तत्वाधान में हुआ था। एनजीओज और अन्य बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको मिलाकर किया गया था। और उसका फ्रॉड ये था, हजारों करोड़ खर्च हुआ, करीब करीब 4000 करोड़। और उसका फ्रॉड ये था, उसका जो सबसे बुरा एस्पेक्ट जो था उसका, वो क्या था,
ओबीसी कम्युनिटी की जातियों की गणना जो की गई वो इतनी बढ़ा चढ़ा कर की गई कि ओबीसी का किसी आदमी को मालूम नहीं कि वो भी एक जाति है। तो इस बार सावधान आप रहिए, क्योंकि ये लोग भी वही करने जा रहे हैं और मेरे को जानकारी मिली है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये लोग भी वही करने जा रहे हैं। ये लोग यादव को 18 जातियां बताएंगे। कल्पना कीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यादव का, उसमें गोप बताएंगे, गोपी बताएंगे, पता नहीं क्या क्या बताएंगे, 18-20 जातियां बता जाएंगे और सभी जातियों को डिफ्रेंशिएट कर दे, अलग अलग बता देंगे कई राज्यों में। इसीलिए किसी ने हमसे कहा कि भाई यादव और अहीर अगर ये दो पॉपुलर नेम है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं, कि क्या फ्रॉड होने जा रहा है। और उस फ्रॉड से आप पहले ही सावधान रहिए कि यादव या अहीर अगर दो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं तो लोग यही केवल लिखें, इसके लिए पॉपुलराइज आप कीजिए, आप बताइए अपने लोगों को, वरना वो तो चाहेंगे कि आप 40 लिखिए। वो ये चाहेंगे कि कुर्मी, कोयरी, धानुक, जितनी ये जातियां हैं वो 20-20 अपने बीच में जातियां बना दें और सबका नाम दर्ज कर दें। इसके बाद तो फिर मजा आ जाएगा उनको जो जातिवार जनगणना कराने का दावा कर रहे हैं। तो ये फिर फरेब न हो जाए। उस रिजीम के दौरान जो हुआ था, पहले वादा किया गया था, उस दिन मैं पार्लियामेंट में बैठा था, जिस दिन ये वादा किया गया था मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा कि जातिवार जनगणना कराई जाएगी, मैं प्रेस दीर्घा में बैठा सुन रहा था सारा, और सब कुछ उलट गया, कराया ही नहीं गया। प्रणब मुखर्जी नाम के जो प्राणी, भारत रत्न राष्ट्रपति, उन्होंने और 3 कांग्रेस के नेताओं ने जो खेल किया, उसमें सारी की सारी चीज़ें पलट गई। मनमोहन सिंह वाज नॉट अगेंस्ट इट, आई नो इट, सोनिया गांधी वाज नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन 3-4 जो बड़े नेता जिनका नाम मैंने अभी लिया, ये सारे लोगों ने कंस्पायर किया और जातिवार जनगणना नहीं होने दी। और जब नहीं होने दी, जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने फिर कहा कि हम सरकार चला रहे हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे, तब जाकर कहा गया लोगों से कि सर्वेक्षण करा लेते हैं। इस बार भी वही कोशिश की जा रही है। और बीच में अभी एक महत्वपूर्ण अखबार ने खबर छापी थी अपनी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, और वो बताया कि फिर से इस बार रद्दोबदल वही हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए सावधान उससे रहने की ज़रूरत है। बाकी पार्लियामेंट में आप 1000 लोग बैठा दें, अभी वो चाहते हैं ना कि 850 लोग बैठेंगे, मैं कहता हूं कि 1000 लोग बैठा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 1929 में अमेरिका में हाउस में 1929 में जितने वहाँ के बैठते थे सीनेटर, उतने ही आज भी बैठते हैं। 2026 में भी उतनी ही संख्या है सांसदों की जितनी 1929 में थी। लेकिन वो इतना ताकतवर मुल्क है कि दुनिया को नचा रहा है, दुनिया को परेशान किए हुए है। और आप चाहते हैं कि आपके संसद में 1000 लोग बैठें, साउथ इंडिया को पूरा इग्नोर कर दिया जाए क्योंकि वो नॉर्थ से ज़्यादा समझदार लोग हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से गुजरे हुए लोग हैं। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी राज्यों को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनकी पूरी की पूरी जो हिस्सेदारी है उसको इतना कमज़ोर करना चाहते हैं। और उस पर अगर आपके सांसद उत्तर प्रदेश के नाम पर, बिहार के नाम पर, झारखंड के नाम पर, राजस्थान के नाम पर अगर भाईचारा दिखाते हैं कि हम ओबीसी हों चाहे अपर कास्ट हों, हम एक हो जाएं क्योंकि हमारी संख्या बढ़ने जा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बुरा होगा। तो आप लोग उनको भी समझाइए कि परिसीमन बिल ये नहीं है, ये ट्रैप है। और ये पूरी डेमोक्रेसी तो वैसे भी नहीं है, लेकिन जो भी ढांचा बचा है उसको डिस्ट्रॉय करने का, और एक ही पार्टी, एक ही वर्ग, एक ही विचार को अनंत काल तक सत्ता में बैठाए रखने की साजिश है। और परिसीमन बिल अगर कभी तय हुआ था कि परिसीमन होता रहेगा, तो ये कोई ठेका नहीं है, भारत की संसद चाहे तो उसको पलट सकती है। तो मेरे हिसाब से परिसीमन बिल एक खतरनाक साजिश है, और इस साजिश से अगर आप नहीं बचेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे सिवाय भाषण देने के, और हर बार भाषण देंगे और कर्म में कुछ नहीं होगा। तो अगर सीखना है तो अम्बेडकर से सीखिए, सीखना है ज्योतिबा फुले से सीखिए, सीखना है अयंकली से सीखिए, नारायण गुरु से सीखिए। और इस समय देश को नेता से ज़्यादा संत की ज़रूरत है। ये कि क्या हो रहा है इस मुद्दे पर बहुत पहले से ये चल रहा है आप लोगों का, और मैं उसमें शरीक हूँ, उसमें मौजूद हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी ना बोलूं, क्योंकि इतनी गलतियां पहले हो चुकी हैं कि अगर हम बार बार
बहुत सारे क्लेम करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि वो गलतियाँ क्या हुई हैं जिनकी वजह से आज इतनी बड़ी आबादी इतनी पीछे है। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ। अभी प्रोफेसर सुकुमार बोल रहे थे, मैं समझता हूँ कि उनकी हर एक बात से मैं तस्दीक करूँगा उस बात को। आई इंडोर्स, जो भी वो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसके पहले बहुत सारे हमारे जो साथी बोले उनका सुन नहीं पाया मैं।